Hello everyone, I am Asta Srivastava. I am a former student of INPS classes. I secured AIR 9 in NIMSA 2021 and currently I am pursuing my MCA from National Institute of Technology, Tiruchirappalli. So the results of NIMSA 2022 are out and today I have with me Deepak Kumar, one of the toppers of this year's batch of INPS classes. Hello Deepak. हेलो आस्था जी। हेलो, तो सबसे पहले अपना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। So guys, my name is Deepak Kumar Atobi and I've done my BCA from DAV College Chandigarh and I've secured AIR 183 in NIMSA 2022. So that's about it. तो अभी इस वीडियो में हम लोग दीपक की सारी स्ट्रेटजीज और सब कुछ पता करेंगे कि उन्होंने पूरी प्रिपरेशन के दौरान क्या ध्यान में रखा, क्या चीजें हम लोग को इस चीज से सीखनी चाहिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं और कुछ मेरे पास एक यूजुअल क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम लोग दीपक से डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले दीपक अपने बारे में तो जैसे तुमने बता ही दिया है कि तुमने कहाँ से पढ़ाई करी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमारे पास है वो ये है कि निमसेट के बारे में कैसे पता चला कि ये करना चाहिए हम लोगों को, ये सही पाथ होगा। निमसेट के बारे में मेरे को मतलब अपने लास्ट जब मैं BCA कर रहा था तो लास्ट ईयर फाइनल ईयर में पता लगा था। उस टाइम पे ऐसे कोविड चल रहा था तो यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी ऐसे देख रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए, जॉब करें या फिर क्या। तो उस टाइम पे पता लगा कि अच्छा ऐसे MCA होती है, अगर आप NIT से करते हो तो काफ़ी अच्छी वैल्यू है वहाँ से। तो तभी मैंने ये सब ऐसे चेक करा था। तो हाँ, मतलब ऐसे पता लगा, बस ऑनलाइन ही पता लगा। ओके, तो अभी जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निमसेट के बारे में तो जैसे पता चल गया, फिर INPS क्लासेस के बारे में कैसे पता चला कि ये कोचिंग अच्छी है, यहाँ से करना चाहिए, मतलब कैसे? वो भी उस टाइम पे मतलब मैं ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऑप्शन कोई ढूंढ रहा था, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे आसपास ऑफलाइन क्लासेस कुछ कुछ हैं, बट वो मतलब ऐसे निमसेट स्पेसिफिक कोई इतनी ज़्यादा है नहीं। तो वहाँ पे फिर वो मटेरियल की और वो सब की दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं जब ऑनलाइन देख रहा था तो 3-4 ऑप्शन जो मैंने देखे उसमें से जब मैंने काफ़ी ज़्यादा चेक करा अलग अलग जगह पे जहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह थे, तो वहाँ से पता लगा कि हाँ मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से आपको फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग कराए जाएंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको रखना है या फिर कुछ। तो उस करके ऐसा मैंने देख के फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया, फिर ऐसे बात करके फिर मैंने यहीं पे ज्वाइन कर लिया। हाँ, तो मतलब गूगल से ही सब कुछ पता चला हाँ जी, INPS हाँ जी, क्लासेस से। ऑनलाइन। तो अभी जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब जैसे गूगल से पता तो चल गया हम लोग INPS में एडमिशन लेने वाले से, तो स्टूडेंट्स का ये एक सवाल रहता है कि स्टडी मटेरियल कैसा होता है, INPS क्लासेस का कितना हेल्पफुल होता है एग्जाम्स में, ये कितना मतलब काम आता है, तो उसके बारे में जैसे क्या कहना। स्टडी मटेरियल तो देखो ऐसे है कि अब जितना मेरे को अपना लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस से, ऑलमोस्ट हर चीज़ आपकी कवर हो ही जाती है। और वो ऐसे मतलब लिटरली हो जाती है, क्योंकि अगर आपको अपनी तरफ से भी करना है वो तो अलग चीज़ है, बट जो सर देते हैं, जितना जो सर शीट्स देते हैं, फिर उसके अलावा जो टेस्ट होते हैं और जो मॉक होते हैं, आपका सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और जिस तरीके का निमसेट पिछले 2-3 साल से आ रहा है वो मोर देन इनफ है एक्चुअली, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो। तो ये तो होता है जैसे हम लोग अभी 2-3 साल से तो इजी पेपर आ रहा है निमसेट का, तो सर के नोट्स काफी काम आते हैं और मतलब हाँ, ऐसा लगता है कि एग्जाम में सब कुछ वैसे अगर जैसे अगर 2019 टाइप का अगर एग्जाम आता भी है बाई चांस, तो भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ वो जो सर आपको कराएंगे, जब सर आपको चैप्टर्स पढ़ा रहे होंगे, जो सर आपको कॉन्सेप्ट उस टाइम पे कराएंगे अच्छे से, वो उसी में से आता है। बस उसके लिए आपको थोड़ी जब मॉक में अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया उस टाइम पे आपको नहीं आता, तो आप उसकी खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, सर से पूछ लीजिए, उस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिए, वो भी कवर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही बाहर का क्वेश्चन आ जाता है, वो अलग बात है। बट आपका कवर हो जाएगा मोस्टली सारा स्टडी मटेरियल में, सारे नोट्स वगैरह से। और ये चीज बहुत ध्यान में रखने वाली है कि अगर पेपर टफ आता है, जैसे 2019 का पेपर काफी टफ था कंपेयर टू ऑल ऑफ द रिमसेट पेपर्स, तो वो पेपर सभी के लिए टफ होता है और फिर मतलब सबका ही कट ऑफ भी थोड़ी लो ही जाती है, तो ऐसा कुछ पूरा सोचने की जरूरत है। उसमें आपको लिमिटेड ही क्वेश्चंस करने होते हैं, वैसे भी जो आपने तैयारी करी है आप उसी में से करो, फिर वो हो जाता है। बिल्कुल ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि हमको ही नहीं आता, फिर वो पेपर सभी के लिए टफ है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे तो सब रिलेटिवली बातें हो रही हैं कि कितना अच्छा दूसरों कंपेरिजन में कर रहे हैं। सो एक जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक तो होता है कि पढ़ाई कर ली है सब ठीक है, सीख गए हैं, लेकिन फिर भी जो चीजें रह जाती है वो बहुत ज्यादा कवर होती है मॉक टेस्ट से। तो INPS क्लासेस के मॉक टेस्ट कैसे हैं, मतलब कितना ज्यादा वो कवर कर लेते हैं, कितना अच्छा टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं और कैसे हैं
मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट देखिए, अभी मॉक आप अपनी तरफ से कितनी भी तैयारी कर लो, फिर मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हर टॉपिक से रह जाता है, कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन। सर आपको कॉन्सेप्ट करा देंगे, वो सब आप कर लोगे, उसका एप्लीकेशन आप एक लेवल तक सीख लोगे, पर कुछ क्वेश्चन हमेशा रह जाते हैं, वो आपको मॉक से ही पता लगेंगे, और वो मॉक से आपकी काफ़ी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी स्पीड की आपको बहुत ज़रूरत है, स्पीड और एक्यूरेसी की, तो वो सब आपका मॉक से होगा। और जहाँ तक मॉक में क्या क्या कवर होता है, तो वो आप लगा लीजिए जितना भी मतलब हमारा सिलेबस है और जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं अलग अलग टाइप के, वो सब हमारे मॉक में कवर हो जाते हैं मोस्टली, ऑलमोस्ट सारी कवर हो जाते हैं। और जैसा निमसेट आ रहा है पिछले कुछ टाइम से, तो कोई अब 2-3 साल से प्रॉपर वेटेज नहीं है। जैसे पहले कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, इस साल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आ ही नहीं है, तो इनका और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉक देना, कि आप खुद से नहीं कर सकते हो कि मैं ये टॉपिक्स कर लेता हूँ, मेरे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो मॉक आपके लिए और थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करने के लिए। तो ये काफी अच्छी लर्निंग है कि क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं, कुछ भी ऐसे टॉपिक नहीं लेके चलना है कि ये तो आएंगे तो इनको अच्छे से कर लेते हैं, तो ये नहीं आएंगे इनको छोड़ देते हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। और निमसेट मतलब जैसे जो मॉक्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, क्या चैप्टर वाइज भी होते हैं, और मतलब सब तरीके के मॉक्स मिलते हैं या हाँ, कैसे? स्टार्टिंग में तो सर क्या, जैसे यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जिस जो बिल्कुल अगर नॉन मैथ बैकग्राउंड से, तो सर आपको एकदम से चैप्टर्स में नहीं घुसा देंगे, पहले आपका काफ़ी बेसिक्स कवर होगा, जो आपको उस टाइम पे लग सकता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर कुछ, पर वो बाद में आपको पता लगता है कि कितना यूजफुल है। तो स्टार्टिंग में सर कुछ टाइम मतलब बेसिक्स के थोड़े बहुत मॉक लेंगे आपके, इसमें बेसिक थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उससे आपकी उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर धीरे धीरे सर आपके जो जो टॉपिक आपके चल रहे हैं करंटली, उनके मॉक लेना शुरू करेंगे, 4-5 धीरे धीरे सर करके उसको बढ़ाते रहेंगे, और उसमें लेवल भी ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाते हैं। बहुत डिफिकल्ट मॉक भी मिल जाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे, और इजी भी मॉक आपको मिल जाएंगे, तो मतलब सारा कवर हो जाता है। सो अभी जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बहुत स्टडीज में मतलब पूरा फोकस रखना पड़ता है, उसके अलावा रूटीन कैसे मैनेज करना होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाई तो फिर एक टाइम के बाद फिर होगा कि अब नहीं हो पाएगी, फिर धीरे धीरे छूटने लगती है, तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर दिमाग भटकाना पड़ता है, तो वो सब कैसे मैनेज करें, कैसे प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज करें? अब मैं जैसे पर्सनली मैं ऐसे सोच के नहीं करता था कि इतने घंटे करना है फिर इतने घंटे करना है, क्योंकि उसमें फिर आपका कभी कभी थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है, जिस हिसाब से क्लासेस चल रही है, जो टॉपिक चल रही है, कभी कभी कम करना पड़ सकता है। तो आप अपना मतलब यही ध्यान रखिए कि आप रेस्ट भी टाइम टू टाइम लेते रहें, क्योंकि नहीं तो फिर अगर आपका ब्रेन काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया तो आप इनपुट ले ही नहीं पाएंगे ढंग से, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अपना क्लासेस लगाइए, उसके अलावा जैसे मैं क्या करता था, काफ़ी ज़्यादा मैं दोपहर में सो जाता था, जब अगर क्लासेस जो क्लास मैं नहीं लगा रहा हूँ अगर दोपहर की, या फिर उसके पहले कभी मुझे अगर टाइम लग रहा है, या फिर अगर आप थोड़ा बहुत अपना सुबह के टाइम पे एक्सरसाइज करने चले जा रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने टाइम पास के लिए, जिसको जो करना है। और कभी कभी जब ज़्यादा स्ट्रेस है तो आपको पढ़ना भी पड़ सकता है, तो वो मतलब रिलेटिव है, वो चलता है। यस यस, प्रिपरेशन के दौरान ये सब तो होता ही रहता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, कभी कभी थोड़ा सा लाइट चीजें चल रही होती है, तो इन सब चीजों से यूज टू होना पड़ेगा। और जो भी थोड़ा रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अभी भी कोरोना अब तो कम हो रहा है बट अभी भी है काफी, तो हाँ, पर मतलब अब मतलब उसको हैंडल कर ही लिया है, साथ में चल यस, ही रहा तो सब कुछ। क्या पैंडेमिक सिचुएशन से कोई भी मतलब इसे पढ़ाई पे फर्क आया कि ये ना पैंडेमिक ना होता तो कुछ और अच्छा होता, या इतना पैंडेमिक की वजह से एक्चुअली मुझे ज्यादा टाइम मिल गया, कैसे भी पैंडेमिक से कुछ फर्क पड़ा? पैंडेमिक जब मेरा कॉलेज चल रहा था, तो मतलब सेकंड ईयर के आसपास ही उस टाइम पे शुरू हो गया था, तो जब मुझे निमसेट की प्रिपरेशन करनी थी, तब तक तो हम काफ़ी यूज टू हो गए थे। तो वही है कि पैंडेमिक पे हम इंटरनेट पे थोड़ा ज़्यादा गए, उसी टाइम पे मैंने देखना भी शुरू किया कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसी से ये सब पता भी चला इनसे का। बाकी अब है कि ऐसा है कि पैंडेमिक की वजह से यही हुआ है कि हम लोग जहाँ ऑफलाइन क्लासेस वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उसकी जगह हमें ढूंढना पड़ा है कि हमें ऑनलाइन कैसे प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, तो उस वजह से फिर को मेरे को आईएमपीएस का पता भी लगा था। ओके, सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्टडी मटेरियल तो कोचिंग से मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बुक्स रेफर करते हैं मैथ्स के लिए स्पेशली और रीजनिंग के लिए भी, तो क्या कोई ऐसी बुक रेफर करी आपने कि ये डिफरेंट मतलब स्टडी मटेरियल के अलावा ये बुक भी मैंने पढ़ी, तो कौन सी? मैंने पर्सनली करी नहीं है, मैंने सोचा था कि मैं आर डी शर्मा से करूंगा, बट मैंने क्या किया कि मतलब मैंने पहले अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली थी, मुझे लगता है वो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यस। बजाय कि आप मल्टीपल जगह से करने के चक्कर में कुछ ना कर पाए। तो मेरा था कि मैं पहले क्लासेस कर लेता हूँ, और फिर जो सर का जितना भी सर शीट्स रहते हैं, अगर वो जितनी हो सके वो कर लो,
फिर अपना रोज रेगुलर टेस्ट दो और मॉक वगैरह जो भी होते रहते हैं, अगर उसके बाद आपको टाइम मिलता है और कोई आपको टॉपिक लगता है कि थोड़ा और कम करो, जैसे आरडी से या फिर कोई और अगर एमसीक्यू स्पेसिफिक आती है तो कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये है कि कवर होगा कि नहीं होगा, वो आपका ऑलमोस्ट जितना भी आपको शीट्स मिलेंगी और टेस्ट वगैरह होंगे उससे कवर हो जाएगा अगर आपको सही से करेंगे। तो वो अगर आपका वो सब हो जाता है उसके बाद आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं आरडी शर्मा वगैरह, बट मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जैसे सबका मैंने एग्जाम देखा है पिछले काफी टाइम से, इवन 2019 का भी जैसे हमने डिस्कस किया, वो ऐसा नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते अगर आपने यहाँ से मतलब सिर्फ स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस करी है, वो बिना आरडी शर्मा के वो भी हो सकता है। तो अगर आपको आपको टाइम मिलता है तो आप करिए, बट अगर ऐसा है कि अगर आप शीट्स ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से और टेस्ट के क्वेश्चन भी पूरे नहीं लगा पा रहे हैं, तो जबरदस्ती आरडी शर्मा पे शिफ्ट करने का फायदा नहीं है कोई मेरे हिसाब से। यस, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आर डी शर्मा पे भागने की जरूरत नहीं, पहले शीट्स करना है, शीट को अच्छे से करना है, सब आ गया है, फिर अगर टाइम बच रहा है या कोई टॉपिक वीक लग रहा है तो फिर उसको आर डी शर्मा से रिफर कर सकते हैं। बट सबसे पहली प्रायोरिटी शीट्स और मॉक से ही लर्निंग की है, क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं। और कुछ ऐसे तो डेडिकेटेड वाला लाइक कि 10 घंटे तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है कॉलेज मतलब प्रिपरेशन के लिए, और ऐसा कुछ था कि मतलब इतना तो पढ़ना ही है, फिर आगे देखा जाएगा यार। नहीं नहीं, मैं ऐसा था नहीं, मतलब मैं जितना टाइम लग जाता था क्लासेस के साथ और जो भी काम करने में, वो जैसे सर कहते हैं कि जितना टाइम लगा सकते हो अपनी तरफ से लगा लो। उसमें देखो मतलब कि आप फिर वो कभी कभी नहीं पढ़ पाते 10 घंटा तो फिर बुरा लगता है, कभी जरूरत ज्यादा पड़ती है पढ़ने की, तो वो सब चलता रहता है। तो उससे बढ़िया आप अपना प्रायोरिटीज रखो कि ये मुझे करना ही है, कि मुझे ये क्लासेस लगानी है, जो ये काम साथ में चल रहा है करना है, तो उसमें आपको ऑलमोस्ट दिन निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये देखने की जरूरत नहीं है कितना कर रहे हैं कितना नहीं, क्योंकि काफी सारे अपीयरिंग भी होते हैं वो उतना टाइम नहीं लगा पाते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा, पर ऐसा है नहीं। तो अभी जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने ऑनलाइन क्लासेस ही करी है, तो कितना डिफरेंट है ये ऑफलाइन, जो यूजुअली तो सारी पढ़ाई मुझसे ऑफलाइन ही होती है, तो ऑफलाइन पढ़ाई से ये कितना डिफरेंट है, और क्या एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कि पढ़ाई करते टाइम ये चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो अब अगर तो आपके पास ऑप्शन है ऑफलाइन करने का, अगर आप आसपास ही रहते हैं कोचिंग या फिर इसी तरीके से आप कर सकते हो, तो ऑब्वियसली हम लोग ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं हर कोई, क्योंकि उसमें आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है जो काफी सिंपल सी चीज़ है, जिसमें अगर आपको बीच में कुछ डिस्ट्रैक्शन हो भी रहा है, अगर आपको फोन चलाने का मैंने आप नहीं चलाओगे क्योंकि आप देखोगे आसपास सारे पढ़ रहे हैं, तो वो एक रहता है। लेकिन एज फार एज कोचिंग इज कंसर्न, कोचिंग की तरफ से आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा, वो आपको उतना ही सर उतना ही आपको ध्यान ऑनलाइन में देंगे जितना ऑफलाइन वालों को देते हैं, सारा मटेरियल आपको वही मिलेगा, तो सर की गाइडेंस भी आपको प्रॉपर मिलेगी। बस ऑनलाइन में थोड़ा ये कि आपको अपने ऊपर डिसिप्लिन थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले हो तो कई बार ऐसा होता है कि वो कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग नहीं आ रही होती है ना, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा अपने ऊपर डिसिप्लिन ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर डिसिप्लिन कर सकते हो तो एज सच कोई फर्क होता नहीं है ऑफलाइन ऑनलाइन में, क्योंकि सर की तरफ से सर बराबर ही पढ़ाते हैं और आपको सारा कुछ मटेरियल से लेके सब आपको क्लासेस सब बराबर मिलती है, तो वो इतना फर्क है। ये तो रहता है और ऑनलाइन स्टडीज में कि डिसिप्लिन आपको खुद ही लाना पड़ेगा। आपके अगल बगल और बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं जिनको देख के आपको मोटिवेशन मिले या फिर डिस्ट्रैक्शन कम रहे, तो ये डिसिप्लिन तो खुद ही लाना पड़ेगा ऑनलाइन जी स्टूडेंट्स को। और हर प्रिपरेशन में चाहे कोई भी कभी भी प्रिपरेशन हो, ऐसा जरूर होता है कि कुछ ना कुछ डाउन मोमेंट्स होते हैं, पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं चल रही है, मॉक में इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं चल रही, या कोई टॉपिक है कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ आ रहा है जबकि बाकी बच्चे काफी अच्छा कर ले रहे हैं। तो ऐसे वाले जो मोमेंट्स होते हैं जिसमें लग रहा होता है कि शिट यार अब तो नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, इन मोमेंट्स को कैसे डील करा? अब आप अगर मतलब किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो होगा ही, कुछ चीज़ें आप सब चीज़ें तो आप नहीं कर पाओगे, कुछ चीज़ें आपको नहीं आएगी, फिर आप और कोई दूसरा आपसे वो चीज़ अच्छी करेगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये नहीं हो रहा है। और बहुत बार जैसे मैं तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टॉप पे भी नहीं रहता था मॉक या फिर किसी के भी टाइम पे, तो मेरा नॉर्मली तो ऐसा कि अगर आप उससे ज़्यादा अफेक्ट होने देंगे अपने आप को तो वो आपको नुकसान ही करेगा, उसका फायदा नहीं है। उसके बजाय आप अपनी गलतियां देखिए कि हाँ कहाँ गलती हो रही है, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उस पर तो ध्यान रखो ही रखो। और अगर थोड़ा बहुत बीच में प्रेशर आ भी रहा है उसको ज़्यादा अपने तक मतलब उसका ज़्यादा प्रेशर मत लो। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ठीक है, अगर उसको दोबारा ट्राई कर लो, बार बार करने पे भी नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो या फिर सर से पूछ लो कैसे करना है। बट हाँ ये कितना आपका मॉक में कितना रैंक आ रहा है कितना नहीं आ रहा है उससे ज़्यादा अफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अपने हिसाब से आप इंप्रूवमेंट देखो कि मेरा कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, मैं पहले रेगुलर टेस्ट में कितने क्वेश्चन करता था कितने सही होते थे अब कितने हो रहे हैं, तो वो बाकियों का ज़्यादा देखोगे तो उससे फिर मतलब या तो उसको पॉजिटिव तरीके से लो तो वो काफ़ी अच्छा है कि अगर और कोई कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ वैसे करके, तो उससे नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होने देना चाहिए। ये बहुत
एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि मॉक्स की रैंक इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी इम्प्रूवमेंट इम्पोर्टेंट है कि आप कितना ज्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट भी आ रहे हैं हर मॉक में, फिर भी आपको इम्प्रूव करते रहना है, क्योंकि सिर्फ कोचिंग के बच्चे ही आपके कंपटीशन नहीं रहेंगे, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। तो आपको कॉन्स्टेंटली ये देखना है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट सेकेंड उससे कोई मैटर नहीं करता है, बहुत रिजल्ट पलटते हैं। ओके, सो अभी जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप अपियरिंग स्टूडेंट थे या फिर ड्रॉप करा था? मैंने ड्रॉप लिया था एक्चुअली। मैंने लास्ट ईयर जो निमसेट दिया था उस टाइम पे मैंने मतलब खुद से ही काफ़ी लेट प्रिपरेशन भी शुरू करा था, और मुझे ये एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि कंपटीशन किस लेवल पे होगा। आई थॉट कि मैंने पहले मैथ्स करा हुआ 11th-12th में तो हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, तो मैंने काफ़ी ऊपर ऊपर से करा। तो उस टाइम पे मेरा रैंक अराउंड 800 के आसपास आया था, जिसमें मतलब और कोई कॉलेज मिल जाता है IIT उतना अच्छा नहीं मिलता, फिर नहीं मिलता। तो वो फिर उस टाइम पे मैंने ड्रॉप ही लेने का सोचा, तो मैंने ड्रॉप लिया। सो अभी जो एक वो होता है ड्रॉप स्टूडेंट के, उनके ऊपर एक बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं तो एक साल लगा रहे हैं। तो उस प्रेशर को कैसे डील करना है, क्योंकि अब एक साल लगा रहे हैं तो अब तो होना ही चाहिए सिलेक्शन अच्छा सा, वरना तो एक साल वेस्ट हो जाएगा। ये सब बहुत थॉट्स आते हैं। तो इन इन वाले मोमेंट्स को कैसे डील किया? हाँ जी। तो ड्रॉप का तो देखो, अगर ड्रॉप आप लोगे, अगर ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता कि, क्योंकि एक तो BCA कर लिया आपने, उसके बाद फिर एक साल का ड्रॉप, फिर आप उसके बाद भी 3 साल और हैं, और अभी अगर बाई चांस नहीं मिला अच्छा NIT तो क्या होगा करके, तो वो फिर काफ़ी रहता है दिमाग में, और वो प्रेशर रहेगा आपको, पर उसके साथ ही करते रहना पड़ेगा उसको। आप उसकी वजह से आप रुक नहीं सकते, उसकी वजह से अपने आप को मतलब ऐसा ज़्यादा अफेक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि वो प्रेशर आपको कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल एंड तक रहेगा, उसको आपको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। और ऐसा है कि NITs में हम लोग प्रेफर हमेशा करते हैं कि हाँ आप टारगेट लेके चलिए अपना कि मेरे को ये अच्छे NITs मिल जाए, पर उसके अलावा आपको कोई भी NIT मिल जाएगा, और अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन कर ली, जैसे कि सर कहते हैं निमसेट इस लेवल का एग्जाम नहीं है कि आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे उसके बाद भी आपका नहीं होगा। अगर आपने अच्छे तरीके से करा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका हो जाएगा। तो आप ये सोच के बस अपना बढ़िया से प्रिपरेशन करते रहिए, ज़्यादा उस पर ध्यान मत दीजिए कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या, क्योंकि वो प्रेशर रहेगा, पॉइंट तक रहेगा। अब ड्रॉप कर लिया है तो प्रेशर तो रहेगा ही। इससे अच्छा ये है कि अपना जो भी पूरा टाइम है, जैसे पेरेंट्स स्टूडेंट्स के पास उतना टाइम नहीं रहता कॉलेज के साथ, तो उस चीज को एक अच्छे वे में लें, और कि हमारे पास पूरा टाइम है, अच्छे से मोटिवेट होकर पूरी तैयारी करें। हाँ जी। और अभी जैसे एग्जाम की बात करते हैं, तो एग्जाम में क्या स्ट्रैटेजी थी? जैसे कोई मैथ्स पहले करता है, कोई रीजनिंग पहले करता है, कोई किसी चीज को पहले मतलब एक कंप्लीटली डिवोटेड टाइम देता है, कोई ऐसा करता है कि आधा घंटा मैथ करके फिर कुछ करके फिर वापस मैथ पे आ जाएंगे। तो क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? मैंने मैंने मॉक्स देने टाइम में ये डिसाइड कर लिया था कि मेरे को मैथ्स ही पहले करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स मैथ्स ही पहले करते हैं, और मैंने मैंने कंप्यूटर और इंग्लिश पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मुझे वो एंड में करना था, क्योंकि मुझे पता था कि वो आखिरी 5-10 मिनट जितना भी टाइम उसमें लगेगा मैं उसको वो दूंगा। और सबसे पहले मैंने अपने एग्जाम में मतलब ऐसा मैथ्स पर फोकस करा था, और मुझे ये था कि पहले राउंड में एकदम जल्दी जल्दी जितने क्वेश्चन हो जाते वो कर लो। अगर उसमें चाहे आपको 50 मिनट 1 घंटा भी लगता है तो आप कर लो। और अगर मैथ्स के क्वेश्चन हो रहे हैं तो मैं बोलूँगा उस पर ही ज़्यादा फोकस रखो, क्योंकि वो आपको एक काफ़ी ज़्यादा मार्क्स देगा एक से, तो आपका रैंक पे बहुत अच्छा फर्क डालेगा। उसके बाद एक बार आपका 50 मिनट 1 घंटा एक बार हो जाता है तो उसके बाद आप रीजनिंग पे शिफ्ट कर सकते हैं। और फिर आप जैसे मैंने उसके बाद फिर अपने एग्जाम में 30-40 मिनट के आसपास, रीजनिंग इस बार काफ़ी ईजी थी तो वो काफ़ी जल्दी हो गई थी, 30 से 35 मिनट, इतना टाइम लगा नहीं। उसके बाद फिर मैंने लास्ट में जल्दी जल्दी जितना भी मेरे को इंग्लिश और कंप्यूटर के एक नज़र में क्वेश्चन आते थे वो मैंने करे, और आखिरी के अराउंड 5 से 10 मिनट में मैंने मैथ के आई थिंक थोड़े बहुत क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन और कर लिए थे। तो मैंने ऐसे करा था बस। तो ये चीजें मॉक से बहुत सीखने को मिल सकती है कि मतलब स्पीड कैसे बनाए, कि कम से कम पूरा पेपर कर ले, फिर घूम फिर के हम लोग मैथ पे वापस आ जाएंगे, क्योंकि मैथ ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है, तो सब मैथ ही ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। बट दूसरे सब्जेक्ट से भी मार्क्स आते हैं, और इजी होता है कंपैरेटिवली दूसरे सब्जेक्ट से मार्क्स लेना। तो कम से कम एक बार पूरा पेपर हो जाए जरूरी, ऐसा ना हो हाँ कि जी। छूट गया ये तो देखा ही नहीं मैंने, हाँ वरना जी। वो चीज बहुत रिग्रेट रहती है। रीजनिंग को आपको एक स्पेसिफिक टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम रीजनिंग के लिए कम टाइम छोड़ते हैं और रीजनिंग इजी होती है फिर वो हो नहीं पाती। इस बार रीजनिंग जैसे काफ़ी इजी थी, एक पजल में थोड़ा टाइम लगा था काफ़ी लोगों को, बट वैसे मतलब काफ़ी इजी रीजनिंग थी। तो आप अगर आपका अपना टाइम बना लीजिए, अपना ऐसे आपको प्रैक्टिस मॉक के टाइम पे करनी पड़ेगी कि मैंने 50 मिनट 55 मिनट अब मैथ कर लिया, तो उसके बाद मुझे रीजनिंग पे शिफ्ट करना ही करना जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, और फिर आप रीजनिंग करके फिर आप लास्ट में वापस आ सकते हैं अपने हिसाब से। डेफिनेटली 240 नंबर होते हैं रीजनिंग के, तो वो उससे काफी रैंक पे फर्क पड़ेगा, तो रीजनिंग को भी मतलब इनफ टाइम तो देना ही चाहिए।
अभी जो हम लोग बात करते हैं वो है फ्यूचर की। तो क्या सोचा है फ्यूचर के लिए, कहाँ एडमिशन लेना है, एमसीए से क्या उम्मीदें हैं, क्या मतलब एग्जैक्टली क्या दिमाग में अभी चल रहा है? अब बस मतलब मेरे को टॉप 4 एनआईटीज में से चाहिए था, तो वो तो अब ऐसा कि मिल ही जाएगा। अब मेरे Yes. को पहली काउंसलिंग में एनआईटी वारंगल अलॉट हुआ एक्चुअली। तो मैंने उससे पहले इलाहाबाद भरा था। तो अभी वो काफ़ी मतलब उसकी 180 के आसपास ही गई है, 180 गई है एक्चुअली उसकी क्लोजिंग रैंक ओपन की। तो मैंने सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई किया है। बाकी अगर मिल भी जाता तो भी ठीक है, नहीं भी मिलेगा तो वारंगल भी बढ़िया ही काफी है। अच्छा कॉलेज है वारंगल भी। आपको वहां जाके तो हर जगह पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। और अब ऐसा है कि सभी एनआईटीज में अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं। अब यस, तो हर एनआईटी, जैसे इलाहाबाद को भी पहले कुछ टाइम पहले तक लोग उतना वो नहीं करते थे, अब काफी ऊपर प्रेशर करने लगे हैं। इवन कुरुक्षेत्र में, रायपुर में, हर जगह अब अपॉर्चुनिटीज काफी है। तो अब आप जहाँ भी आपको मिलेगा, आपको वहां से फिर आगे मेहनत करनी पड़ेगी। जब एक बार निमसेट हो गया फिर आगे फोकस करके फायदा। डेफिनेटली निमसेट अब ओवर हो चुका है, अब तो पढ़ाई पे ध्यान देना है। और हर भी कॉलेज में, चाहे कोई भी कॉलेज मिले, उम्मीद करते हैं आपको इलाहाबाद मिल जाए, वो आपकी पहली प्रेफरेंस थी। हाँ तो जी। उसके अलावा भी सभी जगह पढ़ाई करनी है, तो ऐसा कुछ डिपेंड नहीं करता है कि इस कॉलेज में रह गए तो ये तो गलत हो गया, अब इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा। सभी कॉलेजेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बस वहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं कि टॉप कॉलेज में पहुंच गए तो फिर वहाँ पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, वहाँ तो अब तो हो गया। ऐसा कुछ नहीं, हर जगह पढ़ाई होगी होगी। तो अभी के लिए तो इतना ही। और दीपक को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक उसके फ्यूचर फ्यूचर के थैंक लिए। और जो भी आप चाहें आपको मिले फ्यूचर में। और यू। सो बेस्ट ऑफ लक। और ये वीडियो भी हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं।